हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है निम्बस एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारे साथ हैं स्वाति वालिया। शी हैज़ सिक्योर्ड रैंक 4 इन द रिसेंट एचएस फाइनल रिजल्ट। सो सबसे पहले तो स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और इस सक्सेस के लिए आपको और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो स्वाति, जैसे दिसंबर में हम मिले थे तब आप एज एन एस्पिरेंट थे हाँ जी। और आज आप एज एन ऑफिसर हो, हाँ जी। तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर, एक तो सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड फील होता है मेरे अंदर कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फाइनल लिस्ट में नहीं भी आ पाए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और यस, एक बहुत ही अमेजिंग और प्लेजेंट फीलिंग है अंदर कि हाँ सेलेक्ट हुए हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आगे कुछ अच्छा ही करना है सोसाइटी के लिए। सबसे पहले तो स्वाति, आपका हम इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। हाँ जी, सर मैं बहुत ब्रीफ चाहूँगी। मेरा जो नेटिव टाउन है वो कांगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। प्रॉपर सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ और हम 7 सिस्टर्स हैं। मेरे फादर साहब आर्मी में थे एंड मेरी मदर हैं वो होम मेकर हैं, और हम आज भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो हमारा एक बड़ा परिवार है। मेरी बेसिक एजुकेशन जो है सर वो कांगड़ा से हुई है, जो बेसिक बहुत प्राइमरी एजुकेशन है। उसके बाद फर्दर एजुकेशन मेरी डिफरेंट प्लेसेस हुई है, जैसे हमीरपुर से मेरी 12th हुई है हिम अकेडमी से। उसके बाद सर मेरे फादर का डिमाइस हुआ था 2008 में, तो मेरा एक 3 ईयर गैप है 12th के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपना स्टार्ट किया, और मेरी फिर ग्रेजुएशन जो है पालमपुर से GGTST कॉलेज और धर्मशाला से लास्ट ईयर। वहाँ से फिर स्कॉलरशिप मिलने के बाद मुझे IISc बेंगलुरु का स्कॉलरशिप इंटीग्रेटेड PhD में मिला था, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। बट ये था कि फिर मैंने मास्टर्स बॉटनी में की और HP यूनिवर्सिटी के अंदर, और फाइनली फिर मैंने 2017 से मैंने स्टार्ट कर दिया है UPSC के लिए। एंड UPSC के लिए मैं मतलब घर पे ही तैयारी स्टार्ट की, तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, गाइडेंस भी नहीं थी, तो बहुत सारी मतलब ऐसे हुआ था कि डिस्ट्रैक्शंस हुए, डिमोटिवेट भी हुए बीच में। लेकिन ये था कि जो मेरा 2020 का अटैम्प्ट, जो लास्ट अटैम्प्ट था मेरा UPSC का, वो मैंने दिल्ली बैठ के लिखा। दिल्ली गई मैं, और वहाँ पे मैं सिर्फ मेंस लिख पाई, तो फर्दर मेरा प्रोसेस नहीं सेलेक्ट हो पाई, तो मेंस तक ही मेरी जर्नी थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप का स्टार्ट किया इनिशिएटिव और मेरे फ्रेंड्स के साथ, और वो स्टार्टअप के लिए मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और साइमल्टेनियसली फिर मैं स्टार्टअप में रही, और 2021 में मैंने दोबारा सोचा कि मैं HCS की साइड आऊँगी और मैं HCS के लिए करूँगी। तो फिर मैंने HCS के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लिया, और वहाँ से फिर मैंने एक जर्नी स्टार्ट की। तो ये जो था मेरे, अगर तैयारी के साथ देखा जाए सर, तो मैंने 3rd अटैम्प्ट में ये अटैम्प्ट मतलब HCS निकाला है, लेकिन मेरा ये एज वाइज लास्ट अटैम्प्ट था। ओके, हाँ जी। गुड। और एक क्वेश्चन जो नॉर्मली हम पूछते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन जो आपने स्टार्ट की, हाँ जी। तो वो आपने जब ग्रेजुएशन आप कर रहे थे उसी दौरान आपने ये सोच लिया था कि आपने प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपका उसके बाद आपने सोचा, किस तरह से आपका प्रिपरेशन की तरफ आपका टिल्ट कैसे हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? सर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ना, मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैं वॉलंटियर सर्विसेज देती थी ऑर्फनेज में। सो वहाँ पे ना मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी पीपल के साथ, और मुझे ना मतलब वॉलंटियर सर्विसेज देने में अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि ये एक फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अथॉरिटी होगी तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। सो मेरे एक नोन थे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं थे, एक नोन थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करना चाहिए। तो उस टाइम सर इतना ज़्यादा ऑनलाइन रेवोल्यूशन नहीं था, तो मैं इतना ज़्यादा समझ नहीं पाई। बट ये था दिमाग में कि अच्छा IAS के लिए करना है, तो IAS के लिए मैंने सोचा था, पर तैयारी मैंने नहीं स्टार्ट की क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था सोर्स। उसके बाद सर ग्रेजुएशन जब मेरी हुई, तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो क्या था कि मेरा सर 12th के बाद जो गैप था उसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत परेशान रहती थी मेरे लिए, कि इसको एक मतलब इशू आया है लाइफ में। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी कि 12th के बाद मैं अपना IAS की जर्नी स्टार्ट कर दूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना एक फ्यूचर सिक्योर करूँगी, कि इनकेस अगर मैं नहीं भी कर पाई, इनकेस अगर एक लास्ट पॉइंट मैंने रखा था कि अगर नहीं भी मेरा हो पाया, तो एटलीस्ट मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपने बेसिस पे इतनी केपेबल हो जाऊँगी कि मैं अर्न कर सकूँ। तो मैंने इसलिए फिर वो इंटीग्रेटेड PhD ना करके मैंने फिर मास्टर्स का डिग्री ले लिया, सो दैट कि मैं IAS के लिए फर्दर करूँ। तो मैंने मास्टर्स का जैसे ही लिया, तो 2016 में मेरा एक हेल्थ इशू आया ज़्यादा। उसके बाद मैंने फिर 2017 से स्टार्ट कर दिया था, तो और उसके लिए फिर मैं अकॉर्डिंगली लगी। तो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो सर मेरा ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हुआ है। हाँ जी। ओके। सो वो स्टूडेंट जो +2 के बाद इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन के दौरान उनकी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ भी होती हैं। हाँ जी। सो अगर वो बच्चे अगर ग्रेजुएशन में स्टार्ट करना चाहें, तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए कि उनको ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट करना चाहिए, या ग्रेजुएशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं
जिससे उनकी तैयारी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो आगे चल सके? और सर जैसे आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, Yes. जितना मैं समझती हूँ। हम्म, तो आजकल 12th से भी बेसिक क्लासेस है, 10th में भी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। बट मेरा एक ओपिनियन साइडवेज ये भी रहता है कि जो आपकी एक लाइफ होती है, जैसे आपकी 10th और 12th की लाइफ है, साइमल्टेनियसली आप उसको भी इंजॉय करिए। और अगर आपने आईएएस के लिए सोचा है तो अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। जैसे हमारा एनसीईआरटी बेस है, ये हमें पता है, तो Yes. आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करिए। और साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सीरियस हो जाना है कि मेरे को आईएएस ही करना है तो आप 12th से ही बहुत सीरियस हो जाए, क्योंकि इस फील्ड में सर सीरियसनेस से ज़्यादा ना आपका एटीट्यूड मैटर करता है। तो जो एटीट्यूड है वो आपका एक्सपीरियंसेस से आता है, और एक्सपीरियंसेस कभी भी एक बंद कमरे में नहीं आएंगे। आप जितना इंटरेक्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मेरा ये होगा कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइमल्टेनियसली सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखें। तो Okay. ऐसा नहीं है कि कट नहीं करना कट नहीं है कर कुछ। मीन टू से कि आप कुछ बेसिक एनसीईआरटी साथ बिल्कुल, साथ पढ़ आप सकते हैं, एनसीईआरटीज़ थोड़ा पढ़िए। थोड़ा आप कर हाँ सकते जी, हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस मत होइए, आप एनसीईआरटीज़ पे पहले फ़ोकस करिए, क्योंकि Okay. आपका माइंडसेट उस वे में चला होता है। यस, तो आप एनसीईआरटीज़ को फ़ोकस करिए, उस पे जब आपकी कमांड हो जाए तो आप फर्दर देख सकते हैं। ये ओके, है। फाइन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपने यूपीएससी का भी आपने कुछ दिए हुए अटैम्प्ट्स और आपने उसके बाद एचएएस के अटैम्प्ट्स दिए हैं। हाँ जी। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी को भी टारगेट करना चाहते हैं और एचएएस को भी टारगेट करना चाहते हैं, वो ये बैलेंस नहीं बना पाते कि पहले यूपीएससी करें या पहले एचएएस करें या दोनों साइमल्टेनियसली करें। तो आपका सजेशन क्या है इसके लिए कि पहले यूपीएससी करना है तो एक साल पहले यूपीएससी को दें, उसके बाद एचएएस की तरफ आएँ, या एक साल में दोनों को भी हम साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं? और सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो स्टेट भी साइमल्टेनियसली मतलब निकालते हैं और यूपीएससी का भी करते हैं क्लियर। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अलग अलग हैं दोनों एग्ज़ाम। आप पहले सिलेबस को देखिए, यूपीएससी और स्टेट का जो भी सिलेबस है, अगर मैं एचएएस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है। बस पोर्शन कहाँ फ़र्क आता है, एक तो आपके प्रीलिम्स का जो पेपर है वो फैक्चुअल आता है स्टेट्स में ज़्यादातर, और मेंस की साइड अगर जाएँ तो वहाँ पे एचएएस में हिमाचल का पोर्शन आ जाता है। बस अगर आपका टाइम ऐसा है कि आप हिमाचल का भी मैनेज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली तो गो फॉर इट, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मैनेजेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो यूपीएससी भी क्लियर करते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऐसा नहीं है। और आजकल जो मेंस का अप्रोच कमीशन ने दिया है वो एनालिटिकल है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपका माइंडसेट एक यूपीएससी प्रिपरेशन वाला होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ओके, आपको एज मिलता है एक सर। फाइन फाइन। सो अभी जैसे अगर हम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ से देखें तो इसके 3 फेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों का आपसे जानना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। सो प्रीलिम्स में जैसे अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ जी। हमने देखा है कि आज से 2 साल पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और वो भी यूपीएससी पैटर्न की तरफ जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका प्रीलिम्स को लेके अप्रोच कैसे था? आपने जो पहले जो अटैम्प्ट दिए और अभी जो अटैम्प्ट दिए उसमें आपने अप्रोच चेंज किया था या सेम अप्रोच रखा था? किस तरह से आपने तैयारी मैनेज की? सर मेरा प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं किया है कि कोई सेपरेट कोर्स किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने एक फाउंडेशन कोर्स 21 में लिया था, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा इनफ नहीं लग रहा था, तो मैंने साइमल्टेनियसली और भी चीज़ें फॉलो की हैं। तो मैं जैसे आपको थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। जैसे प्रीलिम्स के लिए सर एक चीज़ जो हम सबको इशू क्रिएट करती है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच। और ये ऐसा होता है कि देखने में हमें ईजी लग रहा है, लेकिन कई बार हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स से जो है गलत हो जाते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। आप डेली, मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस आते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होते हैं। 20 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। आप वो वीडियो डेली का डेली देख सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और उससे क्या होगा कि आपका टच प्रीलिम्स की साइड रहेगा। क्योंकि माइंडसेट सर प्रीलिम्स का मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 महीना पहले शिफ्ट करें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का अप्रोच है इट्स टोटली, एक तो फैक्ट है तो फैक्ट भी बहुत डिटेल में है, ऐसा भी नहीं है कि सुपरफिशियल है। आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ को मेमोराइज करने के लिए आपका रिविजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन कई बार आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप बैठ के नोट्स को रिवाइज कर पाएँ। कई बार जैसे मेरे पास बहुत कम टाइम होता था सर, तो मैं चलते फिरते वीडियोस के थ्रू रिवाइज करती थी टॉपिक्स, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप वो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली उनका कितना रोल रहता है? या आप सिर्फ प्रैक्टिस वैसे ही कर लें, या आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक वाइज की बजाय सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को सॉल्व करें, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? सर फ़र्क पड़ता है। ओके। क्योंकि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड हो जाती है। ऐसा होता है कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आपके अंदर हर सब्जेक्ट को लेके डाउट्स रहते हैं,
हर सब्जेक्ट को लेके रिलेटेड फियर्स भी होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसके जो सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, लाइक हिस्ट्री के टेस्ट हैं, पॉलिटी है, एक्सेट्रा, आप उनके सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट करते हैं ना, तो आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। और उसके बाद जब सब्जेक्ट तैयार हो जा रहा है तो आप फिर अपना फुल लेंथ कर सकते हैं। ओके फाइन। प्रीलिम्स में एक सबसे बड़ा हर्डल आजकल जो देखने को मिल रहा है वो सी सेट। हाँ जी। तो आप अपनी अप्रोच बताएं कि आप सी सेट में आप उसको कैसे हैंडल करते थे, बिकॉज पहले सी सेट और आज के सी सेट में बहुत फ़र्क है, और हमारे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर था लेकिन वो सी सेट में रह गए और मेज़ नहीं लिख पाए। तो आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है? सर मैं अपना बताऊं तो मेरा जो एचएस के 3 अटैम्प्ट्स में जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे मेरा प्रीलिम्स 1 मार्क्स से रुका था, तो मेरा उसमें सी सेट में 100+ स्कोर था, मतलब सी सेट वॉज नॉट ए हर्डल। सेकंड में मेरा 92 समथिंग स्कोर था सी सेट में। और जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, इसमें मेरे लिए क्या चैलेंज आया कि मैंने सिर्फ मतलब 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे सी सेट से पहले। तो मेरा इस बार स्कोर जो था वो डाइसी बन रहा था और 67 स्कोर बन रहा था कमीशन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे मेरे को एक पल के लिए डाउट आया कि शायद मेरा इस बार पेपर ना निकले, क्योंकि कमीशन का कोई पता नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन रिमूव हो जाता है, तो इट वाज वेरी डाइसी। लेकिन ये था कि गॉड ग्रेस मेरा हो गया और 67 स्कोर जितना मैंने कैलकुलेट किया था उतना बना था। लेकिन अगर मैंने किसी को सजेशन देना हो तो सर मैं पहले बोलूँगी कि पहले PYQs उठाएं। PYQs से क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक जा रहा है। कि कई बार क्या होता है सर, PYQs में ना क्वेश्चंस किसी और पैटर्न से दिए होते हैं, बुकलेट्स में किसी और तरीके से दिए होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है हमारा पेपर क्लियर करना है। हमें सी सेट को टॉप नहीं करना है। हमें एक एवरेज स्कोर जैसे होता है ना 90 to 100 के बीच का, ये 80 to 100 के बीच का स्कोर, इट इज़ अ डिसेंट स्कोर। अगर आपका टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करने पे या PYQ सॉल्व करने पे इतना डिसेंट स्कोर बन रहा है, देन गो फॉर इट। आप सिर्फ प्रैक्टिस के अपने फाइनल पेपर से पहले 5-6 पेपर सी सेट के सॉल्व करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर 70-80 की रेंज में ही रह रहा है तो ये एक डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि कमीशन हमेशा पैटर्न चेंज करता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ आ जाते हैं, किसी पोर्शन का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, जैसे क्वांट का ज़्यादा हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना कैलिबर देखें जैसा भी है। आपको अगर लगता है कि आपका क्वांट में बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि क्वांट को छोड़ के जाइए, क्योंकि क्वांट का वेटेज बढ़ रहा है। अभी मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि पहले हम देखते थे सी सेट बहुत बैलेंस होता था कि जैसे 30 क्वेश्चन आपके क्वांट से आएंगे, 30 रीजनिंग से आएंगे, कुछ इंग्लिश से, तो रीजनिंग करके भी बच्चा निकल जाता था। हाँ जी। अब आज की डेट में क्या है कि क्वांट का सेक्शन बढ़ता जा रहा है और उसमें जो एरियाज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, ज्योमेट्री भी आ रही है। ज़्यादातर बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि आप इसको कैसे हैंडल करें। और सर अगर पेपर को ओवरऑल देखा जाए ना, तो ट्रिगोनोमेट्री एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन हम इसके बेसिस पे सी सेट को जज नहीं कर सकते। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अगर इन डिटेल अगर आप देखें तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच आपको चाहिए कि आपके पास एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस। तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए, क्योंकि क्वांट के सर जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपको कैलेंडर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैलेंडर वाला टॉपिक कर लीजिए कि आपका वो वाला पोर्शन का जो मार्क्स है वो कहीं ना जाए। हाँ, रीजनिंग है, उसमें जैसे आपके पजल हैं या मिसिंग नंबर्स आते हैं, ऐसे वाले पैटर्न्स पूछता है कमीशन, वेन डायग्राम्स पूछ लेगा। तो आप ये वाले पोर्शन जो इजी वाले पोर्शन है उनको कर लीजिए, इजी, और जो आपको पता है कि हर बार आना ही हाँ जी बिल्कुल, तो उनको आप जरूर करके, क्योंकि कमीशन के हर पेपर में ना ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। राइट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है वो रहता है करंट अफेयर को लेके, बिकॉज करंट अफेयर पूरा साल बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि करंट अफेयर किस तरह का आ सकता है या क्या पढ़ूँ, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और दूसरा ये प्रॉब्लम रहता है कि कितना डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना, बिकॉज करंट अफेयर का कोई सिलेबस तो है नहीं, तो बच्चा कितना लेवल तक उसको पढ़े, और लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उस टाइम किस तरह करंट अफेयर पढ़े। सर मैंने जैसे अनदर स्टेट के भी एग्ज़ाम फिल किए थे, तो मेरा अप्रोच था कि मेरे को एक हिमाचल का ही एग्ज़ाम नहीं है, मेरे पास अनदर स्टेट के भी हैं। सो मैंने एक ओवरऑल आय दृष्टि करके एक मैगज़ीन आती है, मैंने उसी को फॉलो किया प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैंने जितना नेचर देखा करंट अफेयर का, वो एक मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन फैक्चुअल करंट अफेयर था, जिसका मतलब कॉन्सेप्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जैसे अगर कोई रिपोर्ट है उसका डायरेक्ट रैंक पूछा गया है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उसको मेमोराइज करना है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिटेल है तो आपको उसको पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो करंट में था। तो वो मैगजीन मैंने इसलिए फॉलो की सर, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम कम रहता था, और मेरे को था कि मेरे को टाइम को दूसरी जगह यूटिलाइज करना था, क्योंकि करंट का मैं इतना समझ रही थी कि बहुत ज़्यादा इस पर अगर एम्फेसाइज किया जाएगा तो शायद मेरे बाकी पोर्शंस छूट जाएँ। तो मैं एक मैगजीन थी, आय दृष्टि की आती है, वो मैगजीन ईयरली होती है, उसमें अराउंड 220 to 200 पेजेस रहते हैं, और वो 12 मंथ्स की रहती है। तो मुझे वो एनफ लगी, और वो एनफ थी, उसने सारे कवरेज किया हुआ था, जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो किए, क्योंकि मेरे अनदर स्टेट के भी थे तो उसको भी वो बैलेंस कर रहा था और हिमाचल का भी बैलेंस कर रहा था। और ऐसा हुआ कि गॉड ग्रेस इस बार जो रैंक के 2 क्वेश्चन आए थे
वो क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली मतलब उसी मैगजीन से आ गए थे, तो मैं सॉल्व कर पाई थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक तो छोटा मटेरियल था और मैं उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स किया। हाँ जी। और करंट अफेयर में पर्टिकुलरली हिमाचल का जो करंट अफेयर होता है उसको कितना ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए? सर अगर पेपर को देखा जाए तो हिमाचल का करंट अफेयर बजट और सर्वे से आता है। यस। अगर देखा जाए तो वही अप्रोच होना चाहिए आपका कि आप बजट और सर्वे को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर जाएं। मैंने जो किया था, मैंने उसको अपने हाथ से लिखा था सर। ओके। मैंने बजट और सर्वे को इसलिए हाथ से लिखा था क्योंकि वो मेंस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें मेन से डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मैंने उसी पर्पस को ध्यान में रख के उसको अपने हाथ से लिखा, और शॉर्ट जो भी पॉइंट्स मैं बना सकती थी मैंने बना लिए थे पहले ही। और जब प्रीलिम्स था तो मैंने फैक्ट्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, जैसे हमारे हिमाचल का जीएसटीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, क्योंकि यही चीज़ें कमीशन इन्हीं डिजिट्स पे कमीशन प्ले करता है। तो फिर वो चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा, और मेरे पास PYQ का एक एनालिसिस था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज किया। तो उसके बेसिस पे मैंने बजट सर्वे पे ही फोकस किया। मैंने स्पेसिफिकली कोई हिमाचल के लिए सर मैंने कोई भी नहीं किया है। मैंने नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो बजट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है, और क्वेश्चन उसी से ही आते हैं ज़्यादा। हाँ जी। राइट। ओके, सो अभी प्रीलिम्स के बाद हमारा मेंस पे आ जाते हैं। तो मेंस में सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल स्टूडेंट्स को आ रही है वो आ रही है लैंग्वेज की। हाँ जी सर। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका शायद जीएस सिर्फ लैंग्वेज की वजह से रहा है, लास्ट ईयर भी रहा है और इस साल भी मुझे लगता है, बिकॉज जितने कैंडिडेट्स बुलाने चाहिए थे उतने कैंडिडेट्स नहीं बुलाए गए, तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए। और मुझे लगता है उसमें लैंग्वेज का काफ़ी रोल है। तो हम लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। आपका लैंग्वेज को तैयार करने का कोई स्ट्रैटेजी, या फिर आप लैंग्वेज आपकी किस तरह से थी, आपने कैसे मैनेज किया उस पेपर को? सर अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदी में इशू आता है बच्चों को, तो हिंदी का सर एक तो मेरा ग्रामेटिकल एरर नहीं है, मतलब मैं उसमें साउंड थी, पर मुझे ये पता था कि जैसे आपके पास समास हैं, भावात्मक संज्ञाएं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सिर्फ स्कूल में पढ़ी हैं। उसके बाद हमारा कोई टच नहीं है, और अगर इनको नहीं देखा जाए तो आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था कि बुकलेट खरीद ली थी मार्केट से, हिंदी की कोई भी, मतलब जिसमें आपके जितने भी स्टेट एग्जाम हैं प्लस UPSC, उनके जो हिंदी के पेपर सॉल्व होते हैं वो बुकलेट था एक। मीटू से ग्रामर की बुकलेट की बजाय PYQ की बुकलेट? बिल्कुल सर। आप ग्रामर की बुकलेट मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना लेके, अगर आप हिंदी के ग्रामर में ठीक हैं, मतलब आप ग्रामेटिकल एरर अगर नहीं करते हैं, तो आप PYQ का बुकलेट उठाएं, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे रेपिटेशन हो जाती है। हाँ जी, रेपिटेशन हो जाती है और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं होता है कि हम लैंग्वेज पे मतलब एनफ या सेपरेट टाइम दे सकें। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ऑप्शनल भी इतना वाइड रहता है सर, GS भी इतना वाइड रहता है कि लैंग्वेज के लिए आपके पास हार्डली 10 to 15 डेज होते हैं। आपको उन 10 to 15 डेज में ही तैयार करना है। बट आप ये कर सकते हैं कि जैसे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज़ होते हैं हिंदी के, तो कोई टॉपिक जैसे आप पहले PYQ उठाएं और देखें कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका वीडियो देख लें। और वीडियो ज़्यादा नहीं होता, 30 to 35 मिनट्स के रहेंगे, वो कवर अप हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना लगे, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। बिकॉज़ ऑल टुगेदर हमें लास्ट में तो एग्जाम ही क्लियर करना है। सर हमारा एक सिंपल सा मोटो है कि हमें ना ये लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करके आगे करना है, तो इतना कि 50 से 60 नंबर आ जाएं। और आई थिंक इंग्लिश में तो दिक्कत बहुत कम बच्चों को आती है, हिंदी में ज़्यादातर जो वो दिक्कत आ रही है, तो उसी के कारण बच्चे रह रहे हैं। उसके बाद हम एसए पेपर में आए, तो एसए के लिए कोई आपने अलग से स्ट्रेटजी आपने यूज़ की थी, या फिर जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसी से ही आप एसए राइटिंग को भी? सर मेरा लास्ट ईयर का SC का जो स्कोर था वो 54 था। तो मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं था, मतलब मैंने पर्सनली ये लगा मुझे कि ये मेरा अच्छा स्कोर नहीं है। तो मैंने दिस ईयर क्या किया कि स्मृति शाह मैम का एक यूट्यूब पे विजन IAS की फैकल्टी हैं, उनका ना फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो है, वो इंट्रोडक्शन है एसए का। तो मैंने वो पिक किया, मुझे सजेस्ट किया गया, मैंने वो वीडियो मल्टीपल टाइम्स देखा, तो वहाँ से मैंने अपने एसए का बेस तैयार किया कि मैम ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी जो पता भी नहीं थी। इवन मैं UPSC भी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी। तो मैम का मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद मैंने जो अपनी अप्रोच जो लगाई वो ये कि एनेक्डोट्स और कोटेशंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एसए में। आपका स्कोर जो है वो तब बढ़ता है एसए में जब आपका एसए अट्रैक्टिव होता है, और एनेक्डोट्स और जो कोटेशन है वो आपके इंट्रोडक्शन को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शन में डालनी चाहिए, इतना फैसिनेट करते हैं एग्जामिनर को कि आप जो है अच्छा मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एनेक्डोट्स और कोटेशंस जो भी मैं एडिटोरियल्स रीड कर रही हूँ अगर, या साइमल्टेनियसली कोई हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी जितने भी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी इसका एक। तो वहाँ से मैंने क्या किया, एक छोटी सी बुकलेट मैंने लगाई थी और उसमें मैं एनेक्डोट्स भी लिख ले रही थी, साइड बाय साइड लिखते रहते थे और लिख लेती थी। और जैसे मेरे को एडिटोरियल की कोई बड़ी अच्छी लाइन लग रही है तो मैं उसको भी लिख ले रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा तो होता नहीं है लिखने के लिए। अब एक या दो ही शुरुआत में तो आप दे पाएंगे, लिमिटेड सा आपको स्टफ चाहिए होता है, लेकिन वो क्वालिटी अगर मिल जाए आपको, ये है।
एक काम मैंने और किया कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज देखे, यूपीएससी टॉपर्स की। ओके, अब उनके इंट्रोज इतने अच्छे लगते थे मुझे कईयों के कि मैं वो वहीं से पिक वहीं से कुछ पिक कर पिक लेती लेते थी, हैं, हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना टाइम बचाऊंगी। यस, मैं बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगी, मैं अपना टाइम बचाऊंगी। मुझे अपनी चीज़ों को इफेक्टिव कैसे करना है उसके लिए मुझे जो भी हेल्प लेनी होगी मैं लूंगी। यस, तो मैंने सर इस चीज़ के लिए शाई नहीं किया हाँ, कि no, that is मैंने right. कॉपी को फॉलो किया। नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने यूपीएससी टॉपर्स की कॉपीज़ को पिक किया, मैंने उनको रीड किया मल्टीपल टाइम्स, और उनसे जो अच्छे इंट्रोडक्शंस होते थे, वो आपने एग्जाम्पल्स होते थे, मैं पिक करती थी अपनी नोटबुक में, नोट कर लेती थी। और उससे साइमल्टेनियसली आपके आंसर्स में रिफाइनमेंट अपने हाँ आप जी सर, वो मेरे एस्से में बहुत मतलब हेल्प किया। हेल्प किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सर, इस बार ना एस्से में एक एस्से था इंडिया का, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो सेम एस्से सर मैं अपने टेस्ट सीरीज में लिख चुकी थी। अच्छा, सिमिलर एस्से, मतलब थोड़ा सा एक माइन्यूट सा हाँ, डिफरेंस वो था। तो थोड़ा बहुत मोल्ड और किया जा सकता हाँ है, जी, हाँ। और जैसे मेरे को बुक्स रीडिंग का भी बहुत शौक था, तो मैंने वाई भारत मैटर्स, ये Okay. डॉक्टर एस जयशंकर जी की बुक है, Yes. मैंने उसको पढ़ा था। तो Okay. उसका एक समरी मेरे पास था, और Okay. मैंने उसके जो कुछ पार्ट आपने वहाँ यूज़ किया। एस्से का जो कंक्लूजन है, मैंने वो उसका समरी यूज़ किया। Okay. तो मुझे बहुत हेल्प मिला है। Okay. और जो सेकंड एस्से था वो फिलोसफिकल मैंने चूज़ किया था, परसिवरेंस एंड ग्रिट की टू सक्सेस टू यूथ। तो उसमें मतलब जैसे मैं हमारे जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको मेरे को पढ़ना भी अच्छा लगता है, और हम इस स्टडी में पढ़ते भी हैं, इस Yes. जर्नी में पढ़ते हैं। Yes. तो मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो पूरा उनका जो लाइफ जर्नी है उसका एक एनेक्डोट तैयार किया था। Okay. तो मैंने वो खुद से पहले ही तैयार करके गई थी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख चुकी थी कि क्वेश्चन फिलोसफिकल में अगर Yes. आता है तो आपको इंट्रो में ये आ जाएगा। Yes. 2 इंट्रोज मैं इस टाइप के तैयार करके गई थी। एक मैं जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं उनका मैं तैयार करके गई थी कि आई हैव अ ड्रीम, एक उनकी स्पीच थी बहुत मेमोरेबल स्पीच, उसका इंट्रो तैयार करके गई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, तो मेरे को डॉक्टर वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का हाँ। इंट्रोडक्शन काम में आया। ये है तो मीटू से आप कुछ सेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे हाँ जी। फिलोसफी से आना है, हाँ जी। साइंस से आना है, तो उस तरह से आप अपने पहले से ही कुछ मैटर हाँ आप जी। तैयार करके जाएं, ताकि वहाँ पे जब आए ऐसे तो उसको वहाँ पे आप यूज़ कर पाएँ। सर क्योंकि यूपीएससी की तरह ही ना अब कमीशन ने ये Yes, पैटर्न बहुत चेंज किया है। कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे बिल्कुल डिट्टो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Yes. आपको समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास अगर मटेरियल रेडी है तो आप उसको मॉडिफाई कर Modify सकते कर हैं। सकते तो हैं, मैंने right. भी ऐसे ही किया। बट ये है कि एक सजेशन मैं ज़रूर दूंगी कि दोनों ऐसे कभी सिमिलर ना लिखें, Okay. क्योंकि एग्जामिनर के पास ना एक चॉइस हो जाती है, और Yes. आपके पास भी एग्जाम्पल्स का चॉइस हो जाता है। Okay. अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर सिमिलर थीम पे ऐसे है ना तो हम एग्जाम्पल्स कई बार repeat हो रिपीट जाते हो जाते हैं हैं। सर, हाँ, और वो नहीं, ना सही। हमारे लिए नुकसान कर जाता है। हाँ जी। राइट राइट राइट। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे जीएस पेपर्स होते हैं, जीएस 1 के लिए कोई आप स्पेशल स्ट्रेटजी अगर आपकी रही हो। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले फाउंडेशन लिया था, तो कुछ मटेरियल उसका था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। उसको करंट अफेयर से तो रिलेट करना पड़ा आपको। हाँ जी सर, मतलब करंट अफेयर से ऐसे था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे, अब ऐसा है कि कमीशन जीएस 1 में भी क्वेश्चंस ऐड कर रहा है। यस। तो वो माइंडसेट में लेके चली थी कि कमीशन कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली अलग से नहीं किया, बस ये था कि मेरे जीएस 1 के टॉपिक्स वाइज, मतलब जो सिलेबस है हमारा उसके टॉपिक वाइज मेरे पास पूरे नोट्स मैंने रेडी किए। तो मैंने किसी मतलब मटेरियल को स्पेसिफिकली ना फॉलो करके मैंने सिलेबस को फॉलो किया। मैंने उसके टॉपिक को उठाया और उसके नोट्स प्रिपेयर करती थी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। मीटू से हमें जो है सिलेबस को स्टिक रहना है। सर सिलेबस इज द बिगेस्ट गाइड। यस, कई बार बच्चे हमें उससे नहीं डाइवर्ट होना है। हाँ, स्टूडेंट्स कई बार सब्जेक्ट में ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और सिलेबस को साइड में रख देते हैं, तो वो मुझे लगता है कई बार सर हमारे पास ना पीवाईक्यू जो है, हमारे पास एक टॉर्च है। यस। अगर आप उस पीवाईक्यू को उठाते हैं तो आप एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि जीएस 2 में तो बहुत सारे क्वेश्चन कमीशन रिपीट करता है, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कमीशन सिर्फ वर्ड चेंज करता है, एग्जामिन, एनालाइज, डिटरमिन, एनुमरेट, ये जो क्रिटिकल एग्जामिन, ये जो टर्म्स है, ये मटेरियल जो कंटेंट अंदर लिखना है उसको चेंज करते हैं। तो पीवाईक्यू से ही उठाया गया है बेस। तो पीवाईक्यू और सब्जेक्ट, ये सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जीएस 2 में अगर हम आए तो नॉर्मली जीएस 2 में स्कोर बहुत कम आता है। हाँ जी। और सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान रहते हैं कि इसमें स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो आपका क्या अप्रोच रहा इसमें, और आपको क्या लगता है कि इसको अगर स्कोर ज़्यादा लेना हो तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं आंसर राइटिंग में? सर मेरा लास्ट ईयर जो जीएस 2 में स्कोर था वो 54 था। सो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि अच्छा स्कोर है बुरा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत बुरा स्कोर है। ना, नहीं, कम रहा है, बहुत कम है, कम, और सबका ही कम रहता है। हाँ जी। तो मतलब मैंने जो जीएस 2 के लिए अप्रोच रखी है, एक तो मैं आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स और पार्ट्स, ये मेरे को टिप्स पे हैं। उसका रीज़न ये है कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसको इसके साथ क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं शो करते हैं, आर्टिकल के साथ नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो फिर आप पॉलिटी नहीं लिख रहे हैं, फिर वो एक सिंपल क्वेश्चन है।
पॉलिटी तभी पॉलिटी बनती है जब आप उसमें आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं, आप किसी कमीशन की रिपोर्ट मेंशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट डेटा मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो है ना गवर्नेंस और पॉलिटी, सर इसमें आपका जो करंट है अप्रोच वो बहुत काम आता है। ओके। क्योंकि आपका जो करंट डेटा है स्पेशली गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करता है। ओके। तो मैंने जो एम्फसाइज़ किया था वो यही किया था कि अलग से A4 शीट्स पे कमीशन की रिपोर्ट्स बना लिए थे। रिपोर्ट्स के जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनका डेटा मेरे को लिखना है, जैसे हमारा करप्शन पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे पास पहले से रेडी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है मेरे पास। तो मैं ऐसे अपने आप को पहले से ही माइंडसेट बना के गई थी कि अगर GS2 का क्वेश्चन आए, इवन GS1 और GS3 में भी मैंने ये चीज़ फॉलो की है, तो मेरे को ये करना है डेफिनेटली। और समटाइम्स मैंने क्या किया कि इस बार मैंने GS2 के कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम बनाए, जैसे Okay. गवर्नेंस के सर। ओके। जैसे NGO का क्वेश्चन है, उसमें मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का है तो उसमें एक छोटा सा फ्लो चार्ट बन के उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि क्या क्या हो सकता है। तो ये इनोवेशन खुद का है, आप कैसे इनोवेट करते हैं ये हाँ, आपके ऊपर इसी है। में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट्स, हाँ जी। क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स भी कि कितना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना है या लिमिटेड करना है या जहाँ रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं करना है? और सर अगर अब जो टाइम है ना सर रिसेंट, उसमें मतलब अगर टॉपर्स को कॉपीज़ को आप देखें, क्योंकि वही हमारे पास एक सोर्स एग्जांपल है, होता है यस। कि आप देख सकते हैं कि कितना स्कोर आ रहा है हम्म। टॉपर्स। तो मैक्सिमम टाइम सर जो टॉपर्स जिन्होंने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स अच्छा रिप्रेजेंट किया है ना, उनका स्कोर अच्छा रहा ओके, है, ज़्यादा डिसेंट है। रहा है। ओके। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता था कि इनका रोल है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे क्वेश्चन को आप सिर्फ फ्लो चार्ट में ही हाँ, लिखिए, मीन्स वो जहाँ नहीं ज़रूरत करना है, है। हाँ। जहाँ आपको नीड है, और कोशिश करिए कि आप प्रेजेंटेशन अपना अच्छा दें, फ्लो चार्ट एक मिनी फ्लो चार्ट बना दें। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इंडिया का मैप ज़रूर बनाएं, वर्ल्ड का मैप ज़रूर बनाएं जहाँ रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको वर्ल्ड का मैप ज़रूर बनाना है, ओके। क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायर्ड है। ओके। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि IR में हम मिस करते हैं, यस। क्योंकि वो टफ लगता है। टफ लगता है। लेकिन आप उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में उसको शो रख कर सकते सकते हैं। हाँ जी। नॉर्मली स्टूडेंट्स, मैंने भी देखा है कि आंसर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम्स नहीं डालते हैं तो इतना इफेक्टिव लगता भी नहीं है। हाँ जी तो अगर वो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने वो बनाया होगा तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लाइटली 1-2 नंबर का फर्क पड़ जाता है, सर, और बहुत वही फर्क मैटर पड़ता करता है मेरे ख्याल से। हाँ जी। राइट। अभी GS3 की अगर हम बात करें तो GS3 में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आती है GS3 को करंट अफेयर के साथ रिलेट करके आंसर्स बनाना। बिकॉज GS3 में एज सच कोई उस तरह का सिलेबस मेंशन तो है बट उसको ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं करंट अफेयर रिलेटेड आते हैं। हाँ जी। तो उसमें कैसे, जैसे साइंस एंड टेक है या इकोनॉमी है, तो इसको कैसे आपने हैंडल किया? सर मैंने साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के लिए मीन्स 365 आता है विजन का ना, ओके। उसमें करंट के साथ कनेक्ट करके उन्होंने वो दिया होता है। ठीक है। तो मैंने वो, मेरे सर ने मुझे रिकमेंड किया था, ठीक तो है। मैंने वही फॉलो किया और मुझे वो ओके। हेल्प भी किया है काफ़ी, ओके। क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत डाइसी आया था इस बार भी, यस। काफ़ी डाइसी क्वेश्चंस यस, थे, उसमें काफ़ी और वो वही कर सकता था जिसका अप्रोच वाइड था। वाइड अप्रोच। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक साइंस एंड टेक का वो वाला टाइम है कि आपको सिर्फ सैटेलाइट्स पूछे जाएंगे। आप कमीशन बहुत ऊपर उठाए सर, और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी बहुत रेज़ किया है, तो हमें भी अपना स्टैंडर्ड रेज़ करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे पहले पैटर्न था 4 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, आपने वो भी एग्ज़ाम दिया है, अब जी। इस बार का पैटर्न चेंज था। तो इस बार जो नया पैटर्न अब जो आया है उसमें अप्रोच में क्या चेंज लाए? सर अगर 4, 8 और जो 20 मार्कर था उसमें ज़्यादातर अगर आप नोटिस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे। यस। जैसे 4 मार्कर में गवर्नर जनरल का अगर क्वेश्चन आना है तो आना है, लेकिन 8 और 12 मार्कर में इस बार जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपका कनेक्ट करके पूछा गया है। जैसे सिटीजनशिप और किनशिप से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था GS1 में। यस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि अब हमें ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कमीशन इससे भी टफ पेपर नेक्स्ट ईयर डालेगा। कमीशन का अपना स्टैंडर्ड रेज हो चुका है, और जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमें इजी रहेगा। और शायद इसीलिए मुझे लगता है 4 नंबर के जो 4 मार्क्स वाले जो हटाए वो हैं, इसीलिए हटाए क्योंकि हाँ। सर अब जो अगर देखा जाए सर, तो हमारे जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो एनालिटिकल ज़्यादा है, है, चैलेंज कोई भी आ सकता है, तो वो कमीशन हमसे पेपर में एक्सपेक्ट कर रहा है। यस, ये है। तो वो चीज़ है। हाँ जी। और मेंस में अगर हम बात करें तो ऑप्शनल के ऊपर हम आते हैं। ऑप्शनल आई थिंक आपका सोशियोलॉजी था। हाँ जी। सो पहला क्वेश्चन ये कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करें, और दूसरा कि जैसे अगर आपका सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के लिए कौन से सोर्सेज आपने यूज़ किए और बच्चों को कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? सर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि चूज़ कैसे करें, सर एक होता है कि आपका कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कमांड होता है सब्जेक्ट पे, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो पढ़ा है तो वो वही लेते हैं। लेकिन जैसे मैं थी तो मैंने अपना, इवन मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी बॉटनी में, लेकिन मैंने बॉटनी नहीं लिया। उसका रीज़न सर 2 थे। एक तो ये था कि मेरे को छोटा सिलेबस देखना था। पहले तो मैं ऑप्शनल का छोटा सिलेबस इसलिए देख रही थी क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं और भी काम कर रही थी, तो मैं अपना टाइम देखती थी कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और दूसरा ये था कि सिलेबस का ओवरलैपिंग
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी ऑप्शनल का जीएस के साथ ओवरलैप हो रहा है तो वो आपको एक एज भी देता है, yes. कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन ये 99% होता है, केवल 1% में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनका डिफरेंट ऑप्शन रहता है, तो उस केस में मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने ऑप्शनल कैसे लिया कि एक तो मैं वॉलंटियर सर्विसेज कर रही थी, तो मुझे था कि सोसाइटी की साइड तो मेरा इंटरेस्ट रह रहा था, इंक्लाइनेशन था, लेकिन उससे भी मेजर मेरा फैक्टर था कि मुझे स्कोरिंग प्लस ओवरलैपिंग देखना था सर। हाँ, तो अगर मैं देखूँ तो सर मेरा मेन फोकस था एग्ज़ाम क्लियर करना, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने यही सोचा कि मैंने वो ऑप्शनल लेना है जो एक तो स्कोरिंग हो और जिसको मैं इजीली कवर कर सकूँ अपनी बेसिस पे, प्लस जिसका ओवरलैपिंग हो। तो मुझे वो कुछ ऑप्शनल्स नज़र आए जिसमें जैसे एंथ्रो था, एक सोशियोलॉजी था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह। लेकिन मुझे सोशियोलॉजी इसलिए मतलब अट्रैक्ट किया क्योंकि सोशियोलॉजी को मैं सोसाइटी को भी मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे को था कि मैं सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान भी लूँ, तो वो एक जो मेरा एक क्यूरियस माइंड था वो भी थोड़ा सा हेल्प किया। तो वो मेरा एक बैलेंस हुआ सर, तो मैंने इसीलिए सोशियोलॉजी लिया। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो उसको तैयार करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शन रख रहे हैं? सर मेरा एक सिंपल सा ये है कि आप सिलेबस को पहले तो देखिए। और कमीशन ने बहुत प्रिसाइजली और बहुत ही अच्छे से सिलेबस मेंशन किया है सोशियोलॉजी का। और दूसरा ये है कि अगर आप सोशियोलॉजी को पिक कर ही रहे हैं तो आप पहले उसके लिए एक बेसिक बुक आती हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, जैसे नितिन सांगवान है, अभिलाषा आईएस मैम की हैं, नई आई है कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी मटेरियल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको जो भी सूट करे, क्योंकि मैंने भी 2-3 बुक्स साइमल्टेनियसली मतलब मैंने हाँ जी डिफरेंट सोर्सेज फॉलो किए हैं, क्योंकि मैंने दिव्य प्रताप सर का सोशियोलॉजी का कोर्स लिया था 2021 में। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो थे वो उसमें बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाए थे, तो मैंने बुक्स साइमल्टेनियसली, तो मैंने नितिन सांगवान तो मैंने नहीं फॉलो की क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ लगा मुझे। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी करके अभिलाषा आईएस मैम की एक बुक आई है, रिसेंट आई है 1-2 ईयर्स में, बहुत पहले की बुक नहीं है वो, मैंने उसको फॉलो किया साइमल्टेनियसली और चैट जीपीटी का यूज़ किया बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती थी कि जैसे अब मैं ये चीज़ समझ चुकी थी कि ऑप्शनल में एग्जामिनर को हमसे थिंकर्स की डिमांड है, तो मैंने थिंकर्स हर टॉपिक के इंडिविजुअली थिंकर्स जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी और जो सपोर्ट करते हैं वो भी, मैंने अलग से सर नोट्स बना रखे थे। मैंने चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है सोशियोलॉजी में, तो मैं टॉपिक वाइज डालती थी और ऑन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ऐसे करके डाल देती थी कि स्पेसिफिकली थिंकर्स आएँ। तो अगर वेस्टर्न लेने हैं तो वेस्टर्न मेंशन कर देती थी, इंडियन लेने हैं तो इंडियन मेंशन करती थी। तो मैंने इन डेप्थ ये चीज़ें बहुत की हैं, मैंने हाथ से सोशियोलॉजी को बहुत लिखा है सर। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मैंने जीएस बहुत ज़्यादा नहीं लिखा होगा जितना मैंने ऑप्शनल लिखा है। बट आपने ऑप्शनल लिखा तो उसका हेल्प आपको कहीं ना कहीं जीएस में भी फिर हाँ जी बहुत हुआ सर, क्योंकि जो सोसाइटी की ये किनशिप और सिटीजनशिप वाला क्वेश्चन था तो वहाँ मेरा एकदम से अच्छे से मैं उसको लिख पाई थी, ये हुआ था। ओके ठीक है, तो अभी लास्ट जो हमारी स्टेज है वो है इंटरव्यू की। हाँ जी। और इंटरव्यू हमेशा ही एक ऐसे रहता है कि इसको आप सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ इंटरव्यू, और इसकी कोई प्रिपरेशन भी इस तरह की कोई कोर्स नहीं है। तो आपका अप्रोच कैसे था जब आपके इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको क्या लगा कि क्या ज़रूरी है, और जब आप इंटरव्यू में गए तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा दोनों ही इंटरव्यू में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं बोर्ड मेंबर से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पाई थी और मेरा एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रहता था। जो चीज़ मैंने सर फील की है कि बोर्ड मेंबर्स हमें ना एक ऑनेस्ट, हमारा जो स्टैंड होता है ना, दे वांट टू नो दैट कि हमारा ऑनेस्ट स्टैंड क्या है। पर ऑनेस्ट स्टैंड का मतलब वो नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे देना है, ये है, वो ऑनेस्टी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग कि आप रियलिटी में रह के बात कर रहे हैं और आप बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, मतलब जो मेरे से पूछा गया था कि मुझसे जैसे पूछा गया कि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था जैसे लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले तो आप इसका एक ब्रीफ बता दो ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका स्टैंड क्या है। सर ये जो था ये कंट्रोवर्सी में था बहुत ज़्यादा, और इतना कंट्रोवर्सी था कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही थी और बहुत सारे इसके सपोर्ट में नहीं भी थे। और दोनों ही पॉइंट अगर आप देखें तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो एक गवर्नमेंट फील्ड है, तो आप गवर्नमेंट को फुली अपोज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सोसाइटी में जो सिचुएशन है, जो ओपिनियन है, आप उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों को ही बैलेंस करना है। सो वो एक डाइसी क्वेश्चन मुझे लगा कि ये डाइसी क्वेश्चन है, और मेरा वैल्यू ये बोलता था कि मतलब जैसे स्टडी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत पढ़ा है, तो मैंने पर्सनली कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सही है। तो मैंने अपनी समझ से सर को ये रिप्लाई किया कि सर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, मेरा स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो वो उनका एक बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई आया था मेरे लिए कि गुड। तो मेरे को लगा कि आपका वो स्टैंड ना बहुत मैटर करता है। तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई तो उन्होंने अब मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा
तो मुझसे पहले ही क्वेश्चन किया गया कि आप बॉटनी के स्कॉलरशिप में थे, आपको गोल्ड मेडल मिला और ट्वाइस मिला, ऐसा भी नहीं था कि सिंगल मिला, और फिर भी आपने सोशियोलॉजी लिया। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप अगर इस बेसिस पे बोल रहे हैं डिटर्मिन्ड, क्योंकि मेरे डैफ में बहुत सारे हम वर्च्यूज़ में लिखते हैं, हम ओपन हैं, टीम स्पिरिटेड है, तो वहाँ पे क्या है कि मेरे वर्ड्स का चेक है कि मैंने जो क्वालिटीज़ लिखी हैं मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँगी। तो बस सेम सर इंटरव्यू आपकी वैल्यूज़ का है, आप क्या वैल्यूज़ होल्ड करते हैं वो एंड तक सर जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप उनके साथ ब्लफ नहीं कर सकते। मतलब मैं ऑनेस्टली आप सर वो इतना बम्बार्डमेंट होता है क्वेश्चन का ना कि आपके मुंह से रियलिटी निकलेगी। तो अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो पहला तो सजेशन यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी बनाइए, क्योंकि फॉल्ट्स हम में भी हैं, सब में रहते हैं, ह्यूमन का नेचर है ये, ठीक है, लेकिन आपका एक स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी को आप बिल्कुल ऐसे जो डिसऑनेस्ट हैं उनके साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी ऑनेस्टी ही है, वो रहेगी, ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे बता रहे हैं ये आपका तरीका है। तो बस सर यही देखते हैं। ओके, एंड हॉबीज़ का कितना इसके अंदर वो रहता है, और जब स्टूडेंट कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उस दौरान उसको क्या कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ करनी चाहिए जो कि अब उसके आगे इंटरव्यू में काम आई? सर अगर स्पेसिफिकली इंटरव्यू की बात है तो मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ कि हॉबी आपकी कोई होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आपने इंटरव्यू स्टेज फेस करनी है, वो इसलिए कि आपकी पर्सनालिटी को इवॉल्व करता है। आपका माइंडसेट जो है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका अगर माइंड बैलेंस्ड है तो आप फर्दर अपनी जितनी भी स्टेजेस हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो हॉबी एक ऐसा सेक्शन रहता है जो आपको थोड़ा सा एक अलग चार्म देता है, आपका माइंड फ्रेश होता है एंड आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व होती है। और साइमल्टेनियसली इंटरव्यू में आपके पास जब हॉबी का सेक्शन है तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे मेरा हॉबी दो था, मतलब एक मैं बुक्स रीड करती थी बहुत ज़्यादा, और एक था कि मैं बैडमिंटन प्ले करती हूँ। तो मुझसे दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, तो अगर आपने ऐसी कोई हॉबी लिखी है तो आप पहले तैयार रहिए कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि मेरे से बैडमिंटन से उन्होंने ये नहीं पूछा कि कोर्ट का कितना मेजरमेंट है, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि स्पोर्ट्स डे कब होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एकदम से रिकॉल नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने उन सर को यही बोला था कि सर मतलब कैन आई टेक अ पॉज। तो उन्होंने मुझे वो टाइम दिया और उन्होंने मुझे ऐसे हिंट दिया कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके नाम पे है। देन आई रिकॉल कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे है एंड 29 अगस्त इज़ द डेट, और मैं बोल गई। तो उन्होंने फिर गुड बोला। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आंसर आ जाएगा, आप पॉज भी ले सकते हैं, आप उनसे हिंट भी मांग सकते हैं और वो देते हैं। क्योंकि वो उनको पता है कि कई बार इतना फैक्चुअल हो जाता है कि बच्चे नहीं रिकॉल कर पाते हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है कि आपने कामली उनसे पूछा ना, आपका एक लर्निंग एक एटीट्यूड है, तो वही वो देखते हैं सर। ये है। चलो, सो इस तरह से आपका इंटरव्यू भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हाँ जी सर, मेरा बहुत मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इंटरव्यू में। हाँ जी। ओके, जैसे कि मैं आपको जानता हूँ आपका एक स्टार्टअप भी रहा है। हाँ जी। और आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही है, बिकॉज ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी। और इस पूरी जर्नी में आपने बहुत कुछ और भी किया है, मुझे जैसे पता है। तो उसमें आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, और सबसे बड़ी बात आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स एक अटैम्प्ट देते हैं, दूसरा देते हैं, फिर उनमें एक लेवल आना शुरू होता है कि अब आगे नहीं करना है। तो ये जो एक फ़ेज़ आता है, उस फेज़ को आपने कैसे जो है वो अपने आप को किया, मोटिवेट किया? सर अगर मोटिवेशन की बात है तो मेरा एक इंटरनल मोटिवेशन ये था कि मेरी सोसाइटी, मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली का जो भी रोल रहा है मेरी लाइफ में, मेरे को ना उनको एक नाम देना है। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो हमारी फैमिली को नाम तभी मिलता है, और ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना जल्दी सही है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि मैं जब स्टार्टअप में थी तो आई वाज अर्निंग अ लॉट, ऐसा नहीं है, मेरा मंथली बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये था कि उससे मेरी फैमिली का नाम नहीं हो रहा था ना उतना। वो मेरा इंडिविजुअल एक सक्सेस था, लेकिन जो मेरी फैमिली का सेक्रीफाइस था वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी फैमिली का नाम मैं ऊंचा करूं, और मेरे फादर और मदर और स्पेशली मेरी सिस्टर का। तो मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं टूट रही हूँ, तो मैंने अपने फ़ोन में से अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा रखी थी और मेरी सिस्टर की, तो मैं बस उसको देखती थी और मैं यही याद करती थी कि चैलेंजेस बहुत आएंगे और बहुत आए भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे, सबकी लाइफ में है, और ये कोई न्यू नहीं है, लेकिन मैं इससे ओवरकम कर जाऊँगी। मेरा विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था सर कि अगर मेरे सामने खड़ा होकर कोई मुझे ये भी बोल रहा है कि यार तेरा लास्ट अटेम्प्ट है और तेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरे को अभी तक फेलियर ही मिला है, क्योंकि ओवरऑल फाइनल में तो PDF में नाम नहीं आया था। तो मैं सीरियसली मैं इतनी डिटर्मिन्ड हो चुकी थी कि मैं मतलब इंटरनली मेरा वाइब्रेशन इतना हाई जा चुका था कि मैं इंटरनली उसको
मतलब अपोज कर देती थी कि तुम गलत बोल रहे हो और मैं सही, मैं मुंह से नहीं बोलती थी पर मेरा इंटरनल Internal. वाइब्रेशन इतना हाई हो चुका था, मेरा डिटर्मिनेशन कि नहीं ये इंसान गलत बोल रहा है, मेरा इंटरनल कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है कि तू कर जाएगी। तो मेरा जो इनर कॉन्शियस है सर वो इतना मतलब हद तक डिटर्मिन्ड हो चुका था मेरी मोटिवेशन की वजह से कि मतलब मेरे को था कि कोई भी चैलेंज आ जाए मैं कर जाऊंगी। क्योंकि जब मेरा मॉक इंटरव्यूज चल रहे थे उस ड्यूरिंग भी मेरे को फीवर थे Okay. और जब मेरा फाइनल था तब मेरा मतलब पेट दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को याद है कि मैं फाइनल इंटरव्यू एंटर करने से पहले 4 टाइम्स मैं शायद वॉशरूम गई होंगी। मेरा Okay. इतना पेट दर्द था और मैं बहुत दर्द से थी और मैं किसी को बता भी नहीं पा बता रही नहीं थी। सकते उसमें। लेकिन मैंने यही ठान लिया था कि जाऊँगी तो मैं जैसे मैं हँसती हुई जाती हूँ मैं वैसे ही जाऊँगी। हाँ। मैं जैसे फेस करती हूँ मैं वैसे ही जाऊँगी। मैं बिना किसी को बताए कि क्या मेरे साथ हुआ है, ना मैंने बोर्ड मेंबर्स को ये चीज़ रिफ्लेक्ट की कि पास्ट में मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं वो सिंपैथी ग्राउंड कई बार खेलना चाहती थी। sympathy, वो हाँ वो मैंने खेलना ही नहीं था वो हम्म, सिंपैथी कार्ड। और मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे फेलियर पे भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको डिफेंड करूँगी। वो वाला मेरा एक एटीट्यूड बन चुका attitude था। तो शायद वो सर विल पावर थी मेरी जो मेरे ये को मतलब ले ये गई। जो अपने मन में ठाना था और आपने करके भी दिखाया, और आपकी फैमिली मेरे ख्याल से मतलब आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली प्राउड फील कर रही होगी आपके ऊपर। और जो आपने आपके जो दिल में थी कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना अपनी फैमिली के लिए, वो आपने जो है वो प्रूफ ज़रूर किया है। और सबसे बड़ी बात जो आपका डिटर्मिनेशन है उसकी एग्जांपल तो अब आप हैं बन ही गए हैं, बिकॉज इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी अगर आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो इसमें आपकी मेहनत और आपका जो डिटर्मिनेशन है उसी का ही रोल है। लास्ट में बस मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं या फिर वो बच्चे जो 3 बार या 4 बार पेपर दे चुके हैं, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? पहला मैसेज तो कि जो भी आपके पास है अभी आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। और सेकंड अप्रोच कि अगर मेरे जैसा पर्सन कर सकता है, मतलब मेरे पास सच में बहुत सारे इश्यूज़ आए थे, मैं शायद आपको अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं भी बता पाऊँ, लेकिन अगर मेरा हो गया है ना तो आपका तो डेफिनेटली होगा और मेरे से टॉप रैंक होगा। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं और पता नहीं कब होगा कैसे होगा। आप अब बस अपने एफर्ट्स को ऑनेस्ट रखिए और इम्प्रूवमेंट करिए। जितना आप इम्प्रूव करेंगे आपका रैंक उतना ही इम्प्रूव होगा। तो बस एक ही है कि आप बस लगे रहिए, जितना भी जो भी चीज़ आपके लिए बनी है ना वो अपने आप प्लेसेस पे आ जाएगी और आपके लिए एक राइट टाइम पे वो रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्वाति, एंड आई होप ये सेशन जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड इट वाज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू एक सर। बहुत अच्छा मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिली। और आई होप कि अपनी लाइफ में आप आगे इसी तरह से डिटर्मिनेशन के साथ अपनी और हाइट्स जो हैं वो अपने करियर में अचीव करें। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू सो मच।